इस सब के बीच आमतौर पर बेपरवाह रहने वाला मेरा भाई चिंतित रहने लगा। मैं ठीक ठीक यह तो नहीं कह सकती कि कब और क्यों यह शुरू हुआ, लेकिन क्रैग जो इस तरह का लड़का था जो आसपास के माहौल में सबसे मिलता जुलता, घर में अधिक चिड़चिड़ा हो गया था, कम सोने लगा। उसको लगता था कि हमारे घर की तरफ संकट आने वाला था। अपार्टमेंट में शाम के वक्त हर तरह के नतीजों के लिए अभ्यास करता, अजीब अजीब तरह की स्थितियों में होने की कल्पना ऐसे करने लगा कि हम सभी लोगों को अजीब महसूस होता था। उसको लगता था कि उसकी आंखों की रोशनी जा सकती थी, इसीलिए वह घर में आंखों पर पट्टी बांधकर घूमता, लिविंग रूम में, किचन में अनुभव के आधार पर चलने की कोशिश करता। उसको यह लगने लगा था कि कहीं वह बहरा न हो जाए, इसीलिए उसने संकेत भाषा सीखना शुरू कर दिया। उसको इस बात का भी खतरा महसूस होने लगा था कि उसका कोई अंग कट न जाए, इसीलिए वह अपना दायां हाथ पीछे बांधकर खाना खाता, होमवर्क करता, और इसमें उसको बहुत परेशानी भी होती। कहता पता नहीं क्या हो जाए। क्रैग को सबसे बड़ा डर था, और जो शायद वास्तविक था, वह आग का था। शिकागो के घरों में आग लगती रहती थी, कुछ इस वजह से क्योंकि झुग्गियों में रहने वाले अपने घरों की मरम्मत नहीं करवाते थे, और जब उनके घरों में आग लग जाती थी तो वे इंश्योरेंस के पैसों से लाभ लेकर खुशी महसूस करते, और कुछ इस वजह से क्योंकि आग का पता लगाने वाली तकनीक तब नहीं थी, और उसके महंगे होने के कारण कामकाजी वर्ग के लोग उस सुविधा को वहन नहीं कर सकते थे। खैर, जो भी हो, शहर की घनी बस्तियों में आग एक तरह से जीवन का हिस्सा बनी हुई थी। कभी भी कहीं भी आग लग जाती थी, और घर के साथ साथ दिलों की खुशियां भी छीन जाती। पश्चिम की तरफ मेरे नाना साउथ साइड का पुराना घर जब आग में जलकर खाक हो गया था, तो वे हमारे पड़ोस में रहने आ गए। हालांकि संजोग से किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मेरी माँ के अनुसार साउथ साइड जलते हुए घर के बाहर खड़े होकर अग्निशमन वालों को अपने घर को दिखा दिखा कर कह रहे थे कि उसमें उनके मूल्यवान जैज एल्बम पड़े हुए थे। हाल में ही एक ऐसी त्रासदी हुई जो मेरे जैसे बच्चे के दिमाग की सहनशीलता के हिसाब से बहुत बड़ी थी। 5वीं कक्षा में मैं अपने साथ पढ़ने वाले एक सहभागी, जिसका चेहरा बहुत प्यारा था, और वह लंबा एक अफ्रीकी लड़का था जिसका नाम लेस्टर मैकुलम था, जो हमारे घर के पास एक टाउन हाउस में रहता था। आग लगने के कारण मौत हो गई। उस अग्निकांड में उसके भाई और बहन की भी मृत्यु हो गई। तीनों ऊपर के बेडरूम में थे, जहां आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया। मैं पहली बार उसी शव यात्रा में शामिल हुई थी। आस पड़ोस के सभी बच्चे अंत्योष्टि स्थल पर सुबक रहे थे, और पीछे जैक्सन 5 एल्बम धीरे धीरे बज रहा था। बड़े बुजुर्ग सुन्न से खड़े थे। किसी तरह की प्रार्थना या दिलासा देने वाली कोई बात उस शून्य को नहीं भर सकती थी। कमरे के सामने की तरफ 3 बंद ताबूक बड़े थे। तीनों पर हंसते मुस्कुराते उन बच्चों की तस्वीर लगी थी। मिसेस मैकुलम, जो अपने पति के साथ खिड़की से कूदकर बचने में सफल हो गई थी, सामने बैठी हुई थी। इस तरह टूटी और दुखी लग रही थी। उनकी तरफ देखने में भी तकलीफ हो रही थी। मैकुलम के जलते हुए घर का ढांचा 4 दिन तक सुलगता रहा। उसके हिस्से टूट टूट कर गिरते रहे। उसमें रहने वाले बच्चे बहुत जल्दी ही मर गए थे, लेकिन वह घर धीरे धीरे मर रहा था, और आसपास धुएं की भारी गंध भरी हुई थी। समय गुजरने के साथ क्रैग की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। स्कूल में अध्यापकों के नेतृत्व में हम लोगों को ऐसी हालत से बाहर निकालना सिखाया गया। बहुत कर्तव्य के साथ इस विषय पर व्याख्यान दिया गया कि किस तरह रुका जाए, कूदकर कैसे बाहर आया जाए, या लुढ़क कर निकलना चाहिए। जिसका नतीजा यह हुआ कि क्रैग ने यह तय कर लिया कि हमारे घर की सुरक्षा को बेहतर बनाना जरूरी है। उसने खुद को घर का अग्निरक्षक बना लिया। मैं उसकी सहयोगी बन जाती। हम घर से बाहर निकलने के बारे में बात करते, और जरूरत पड़ने पर माता पिता की मदद लेते। जो तैयारी जरूरी थी। हमारा परिवार केवल समय का पाबंद नहीं था। हम सभी लोग कुछ न कुछ तैयारी में जुट जाते। हम लोग यह जानते थे कि इससे हमारे पापा को कम खतरा रहेगा। सबक यह है कि जीवन में आप जो भी चाहे नियंत्रित कर सकते हैं। इस अर्थ में, जब हम बच्चे थे तो हम भागने की संभावनाओं के बारे में सोचते रहते। हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करते थे कि क्या
हम आग लगने की अवस्था में खिड़की से घर के सामने वाले ओक के पेड़ पर कूद सकते हैं या पड़ोसी की छत पर। हम इस बारे में सोचते कि अगर रसोई में आग लग गई या बेसमेंट में बिजली के कारण आग लग गई या ऊपर से बिजली गिर गई तो क्या होगा। इमरजेंसी की हालत में क्रैक और मुझे अपनी माँ के बारे में उतनी चिंता नहीं थी। वह छोटी सी और इतनी फुर्तीली थी और ऐसे लोगों में थी जो जोश में आने के बाद शायद कार को बच्चों की तरह उठा सकती थी। पापा की असमर्थता के बारे में बात कर पाना मुश्किल था, यह साफ था, लेकिन इस सच्चाई के बारे में हम बात नहीं करते थे। वे हम लोगों की तरह खिड़की से कूद नहीं सकते थे और सालों हो गए थे जब हम लोगों ने उन्हें दौड़ते देखा था। अगर सब कुछ डरावना हो गया तो हम उस तरह से बचाव कार्य नहीं कर सकते थे जिस तरह से हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से होते उस फिल्म में देखा था जो स्कूल से लौटने के बाद टीवी पर आती थी। हमारे पिता हम लोगों को हरक्यूलिस की तरह वीरता से अपने कंधे पर बिठाकर सुरक्षित बाहर नहीं निकाल सकते थे। अगर ऐसा कोई कर सकता था तो वह क्रैक था जो पापा से लंबा हो गया था, लेकिन उसके कंधे अभी चौड़े नहीं थे, टांगे भी पतली थी और वह इस बात को समझता था कि उसको किसी भी तरह की वीरता दिखाने के लिए पहले अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जब घर में हमारा परिवार आग से बचाव के लिए अभ्यास करता था तो वह बुरे से बुरे हालत के बारे में सोचता था। वह पापा को आदेश देता था कि वे फर्श पर लेट जाएं। उनको कहता कि वे किसी बोरी की तरह लेट जाएं, मानो इस तरह से कि उनके नाक में धुआं नहीं जा पाए। हे भगवान, पापा अपने सर को हिलाते हुए कहते, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? मेरे पापा को असहाय होने की आदत नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन इस स्थिति के बिना ही बिताया था। वे हमारी कार का ध्यान बड़ी मेहनत से रखते थे, समय पर सभी बिल का भुगतान करते। वे अपनी बढ़ती बीमारी के बारे में कभी चर्चा नहीं करते थे और न ही किसी दिन काम से मना करते, बल्कि इसके विपरीत मेरे पिता को दूसरों के लिए चट्टान की तरह खड़ा होना अच्छा लगता था। जो काम वे शारीरिक रूप से नहीं कर पाते थे उसकी भरपाई वे भावनात्मक और बौद्धिक समर्थन से दे देते थे। इसी वजह से उनको शहर की डेमोक्रेटिक पार्टी के कप्तान का काम अच्छा लगता था। वे सालों तक इस पद पर रहे, कुछ इसलिए क्योंकि शहर के कर्मचारियों से पार्टी के प्रति समर्पित सेवा की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि उनको एक तरह से इस दिशा में ढेल दिया गया था, लेकिन मेरे पापा को यह काम अच्छा लगता था। इससे मेरी माँ को परेशानी होती थी क्योंकि इसमें बहुत समय देना पड़ता था। वीकेंड में वे आसपास के मतदाताओं से मिलने के लिए जाते, अक्सर मेरे साथ जाते थे। जब मैं घसीटती हुई जाती, हम लोग कार खड़ी करते और साधारण बने बंगलों के सामने सड़क पर चलते। जब हम दरवाजे पर पहुंचते तो सामने की ओर से झुकी हुई खिड़कियां दिखाई देती या फूले पेट वाले फैक्ट्री में काम करने वाले कोई कामगार हाथ में मिकेलो की कैन लिए दरवाजे के पर्दे से झांकता। अक्सर ये लोग मेरे पापा को देखकर खुश हो जाते और उनके हाथ में छड़ी देखकर बाहर के पोर्च में मुस्कुराते हुए निकल आते। अरे फ्रेजर, वो कहते, क्या हैरानी की बात है, अंदर आओ। मेरे लिए यह अच्छी खबर नहीं होती थी। इसका मतलब यह होता था कि हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, कि शनिवार की दोपहर एक सोफे पर हाथ में 7 अप की बोतल थामे गुजारनी पड़ेगी, जबकि मेरे पापा उनके फीडबैक लेते, उनकी शिकायतें सुनते। वास्तव में यह इलाके के निर्वाचित प्रतिनिधि का समय गुजारने का तरीका होता था, जो उस वार्ड के ऊपर नियंत्रित रखता था। अगर किसी को कचरा उठाने से लेकर, बर्फ हटाने से लेकर या कोई नाली के गड्ढे से लेकर परेशान रहता तो पापा उनकी बात सुनते। उनका उद्देश्य यह था कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग उनके ऊपर ध्यान रखते हैं और जब चुनाव आए तो वे इसी आधार पर मतदान करें। मेरे लिए अफसोस की बात यह होती थी कि वे किसी के साथ जल्दबाजी नहीं करते थे। जहाँ तक मेरे पापा की बात थी तो उनके पास किसी को देने के लिए समय ही सबसे बड़ा उपहार था। वे बड़े प्यार से उनके पोते पोतियों की तस्वीर देखते, बड़े सब्र के साथ उनके गप्पे सुनते, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान से सुनते और पैसों की तंगी से लेकर जब कोई कहता तो मेरे पापा बड़े ध्यान से सर हिलाते। हम जब आखिरकार उनके घर से निकलते तो उस घर की बुजुर्ग महिलाओं से गले मिलते, उनको इस बात का आश्वासन देते कि उनसे जितना हो सकता था वे करेंगे और जो संभव है वह काम करवाएंगे भी।
मेरे पापा को अपनी उपयोगिता के ऊपर पूरा भरोसा था। यह उनके लिए गर्व की बात थी। इसी वजह से जब हम घर में आग से बचने के लिए अभ्यास करते तो वे महज सुनते ही नहीं थे, यहाँ तक कि जब हम संकट के बारे में कल्पना करते तब भी नहीं। किसी भी हालत में वह यह नहीं चाहते थे कि उनको बोझ समझा जाए। अचेत आदमी को फर्श से उठाने के बारे में उनकी राय होती। बहरहाल कहीं न कहीं वे इस बात को समझते थे कि यह बात हमारे लिए कितनी मायने रखती थी, खासकर क्रैग के लिए। हम जब उन्हें लेट जाने के लिए कहते तो वे हमारा मजाक उड़ाते। पहले घुटने के बल गिर जाते, उसके बाद अपने नितंबों पर बैठकर फिर धीरे धीरे सर ऊपर की तरफ किए कालीन पर लेट जाते। उसके बाद वे माँ की तरफ देखते, जिसको यह सब कुछ अजीब लगता था, मानो उनसे कहना चाह रहे हो कि ये बदमाश बच्चे। आह भरते हुए वे आंख बंद कर लेते। उसके बाद इंतजार करने लगते कि क्रैग बचाव अभियान की शुरुआत करते हुए उनके कंधों के पीछे मजबूती से हाथ लगाए। माँ और मैं देखते रहते। बड़ी महानता और बड़े अजीब तरीके से मेरा भाई 170 या उससे कुछ अधिक पाउंड भारी पिता को अपनी काल्पनिक आग से बचाते हुए पीछे की तरफ खींच लेता। वह आग जो उसके बालमन में लगी हुई थी, वह पापा को फर्श पर खींचता, काउच पर चक्कर लगाता और आखिरकार सीढ़ियों तक ले आता। वहाँ से क्रैग ये अनुमान लगाता कि शायद वह पापा के शरीर को सीढ़ियों से नीचे ले जा सकता है। वहाँ के बगल के दरवाजे से सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। पापा इस हिस्से के अभ्यास को करने से मना कर देते थे। वे धीरे से कहते, अब बहुत हो गया। और इससे पहले कि क्रैग उन्हें सीढ़ियों से नीचे घसीटने की कोशिश करता, वे पैर पर खड़े होने की जिद करने लगते। लेकिन उस छोटे पुरुष और बड़े पुरुष के बीच बात हो चुकी थी। जब मौका आता तो इनमें से कुछ भी आसान या सहजता से नहीं किया जा सकता था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हम लोगों में से कोई बच भी सकता है, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो हमारे पास कम से कम एक योजना थी। धीरे धीरे मैं बहुमुखी और सामाजिक होने लगी। मैं संसार के सामने अपने आप को मुखर बनाने के लिए तत्पर होने लगी। औचकता और अराजकता को लेकर मेरे अंदर जो स्वाभाविक विरोध था, वह कुछ हद तक इस कारण कम होने लगा क्योंकि मेरे पापा जब आस पड़ोस में मेल जोल के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ साथ लगी रहती थी। साथ ही सप्तांत में हम घूमने जाते तो उससे भी कुछ असर हुआ। हम जब अपने चाचा चाची भाई बहनों से मिलते, किसी के घर के पिछवाड़े बारबेक्यू के धुएं से घिरे पड़े रहते या फिर ऐसे पड़ोस के बच्चों के साथ दौड़ते भागते रहते जो हमारे पड़ोसी नहीं होते थे। मेरी माँ अपने परिवार के 7 बच्चों में से थी। मेरे पापा 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। मेरी माँ के रिश्तेदार साउथ साइड के घर में जुड़े रहते, जहाँ नानी खाना पकाती, बिडविड्स के गेम खेले जाते और जैज संगीत का धमाका होता। साउथ साइड हम सभी के लिए चुंबक की तरह थे। वह अपने अहाते के बाहर की दुनिया को लेकर सदा संदेह में रहे। उनकी चिंता का मुख्य कारण सभी की सुरक्षा और अच्छे से रहना था और इस कारण से वे पूरी ऊर्जा लगाकर ऐसा माहौल तैयार करते जिसमें हम लोगों को हमेशा खूब अच्छी तरह से खिलाया जाता और अच्छी तरह से मनोरंजन किया जाता, जिससे यह उम्मीद बनी रह सकती थी कि हम उनसे कभी अलग नहीं होना चाहेंगे। वे मेरे लिए एक कुत्ता भी लेकर आए थे, प्यारा सा दालचीनी के रंग का। उस कुत्ते का नाम हमने रैक्स रखा था, लेकिन मेरी माँ के आदेश से रैक्स को हमारे घर में रहने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मैं साउथ साइड के घर जाती, उसके मुलायम बालों में अपना सर घुसाकर जमीन पर लेट जाती, उसके पूंछों की थपथपाहट को सुनती। साउथ साइड ने कुत्ते को भी उतना ही बिगाड़ रखा था जिस तरह उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया था, भोजन, प्यार और सहनशीलता से। यह सब उनकी खामोश विनती की तरह था ताकि हम उन्हें कभी न छोड़ें। मेरे पापा का परिवार हालांकि शिकागो के विस्तृत दक्षिण इलाके में फैला हुआ था, जिसमें दादा दादी से लेकर रिश्ते के भाई बहन थे। साथ ही कुछ ऐसे रिश्तेदार भी थे जिनके साथ हमारा रका संबंध था या नहीं, यह साफ नहीं था। हम उनके बीच घूमते रहते। बाहर सड़क पर पेड़ों की संख्या देखकर मैं चुपचाप इस बात का अनुमान लगा लेती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस आस पड़ोस में गरीब रहते हो, जहाँ कोई पेड़ नहीं, लेकिन मेरे पापा के लिए सब अपने ही थे।
जब वे अंकल क्रैलियो को देखते तो उनका चेहरा चमक उठता था। वे दुबले पतले और उनके घुंघरालू लहराते बाल कद में नाटे और देखने में डेविस जूनियर जैसे दिखाई देते थे और हमेशा पूरे नशे में रहते। आंट वेदरले को वे बहुत प्यार करते, जो डे रेयान एक्सप्रेस के पास अपने 8 बच्चों के साथ एक उपेक्षित अपार्टमेंट में रहती थी, जिसके बारे में क्रैक और मैं इस बात को समझ गए कि इनके जीने का ढंग बहुत अलग है। इतवार की दोपहर सामान्य तौर पर हम 4 गाड़ी में सवार होकर 10 मिनट दूर पार्क वे गार्डन के उत्तर की तरफ पापा के माता पिता के साथ रात के खाने के लिए जाते, जिसे हम डैडी और ग्रैंडमा कहते। उनके साथ पापा के 3 छोटे भाई बहन भी रहते, एंड्रयू, कॉल्टन एंड फ्रांसिस्का, जो पापा से 1 दशक से भी अधिक छोटे थे। इसीलिए हम लोगों को वे चाचा बुआ से अधिक भाई बहन जैसे दिखते। मेरे ख्याल से पापा उन लोगों के लिए भाई से ज्यादा पिता जैसे थे। वे उन तीनों को सलाह देते, जरूरत पड़ने पर पैसे भी देते थे। फ्रांसिस्का सुंदर और स्मार्ट थी और कभी कभी मुझे अपने बालों को संवारने भी देती। एंड्रयू और कॉल्टन की उम्र 20 के आसपास की थी। वे दोनों अधिक फैशन में रहते। वे बेल बॉटम और टर्टल नेक पहनते। उनके पास लेदर की जैकेट थी। उनकी गर्लफ्रेंड थी और वे वेलकम मैक्स और सोलर पावर जैसी बातें किया करते थे। क्रैक और मैं अपार्टमेंट के पीछे की तरफ उनके कमरों में घंटों बैठे रहते और उनके रंग ढंग को समझने का प्रयास करते रहते। मेरे दादाजी का नाम फ्रेजर रॉबिन्सन था। उनके आसपास रहने में उतना मजा नहीं आता था। वे अपने रिक्लाइनर पर बैठे सिगार पीते, अखबार पढ़ते रहते और शाम में पास के टीवी से आते आवाज को सुनते। उनके नैन नक्श मेरे पापा जैसे बिल्कुल नहीं थे। डैडी हर बात पर चिढ़ते थे। वे अखबार की हेडलाइन से चिढ़े हुए रहते, टीवी पर जिस तरह संसार को दिखाया जाता था और आस पड़ोस में जब अश्वेत युवाओं को बिना वजह भटकते हुए देखते तो वे उन पर भी चिढ़ते। वे उनको बुबू कहते। उनका मानना था कि इस वजह से हर कई अश्वेत लोगों का नाम खराब हो रहा था। वे टीवी के ऊपर चिल्लाते रहते। वे मेरी दादी के ऊपर भी चिल्लाते रहते, जो बहुत प्यारी, कम बोलने वाली और समर्पित ईसाई महिला थी, जिनका नाम था लवगन रॉबिन्सन। मेरे माता पिता ने उनके सम्मान में मेरा नाम रखा था मिशेल लवगन रॉबिन्सन। दिन में मेरी दादी बड़ी होशियारी से सुदूर दक्षिण में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइबल स्टोर को संभालती थी, लेकिन जब वह खाली समय में डैडी के साथ रहती तो वह कमजोर बनी रहती। उस छोटी उम्र में भी मुझे यह बात उलझन भरी लगती थी। वह उनके लिए खाना बनाती थी, उनकी खूब सारी शिकायतों सुनती और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहती थी। उस कम उम्र में भी मुझे अपनी दादी की चुप्पी और डैडी के साथ रिश्ते में दबे हुए रहना खलता था। मेरी माँ बताती थी कि परिवार में मैं अकेली लड़की थी जो डैडी के ऊपर चिल्लाने का जवाब देती थी। मैं यह काम नियमित रूप से करती थी और बहुत कम उम्र में मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया था और बहुत बात तक करती रही। एक कारण तो यह था कि मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि दादी अपने हक में कुछ बोलती क्यों नहीं, और कुछ इस कारण से क्योंकि उनके पास सभी लोग चुपचाप क्यों रहते हैं। आखिरी बात यह, डैडी से उतना ही प्यार मैं करती थी जितना वे मुझे करते थे। उनकी जिद को मैं पहचानती थी और कुछ हद तक मेरे अंदर भी वही जिद आ गई थी, हालांकि मुझे लगता था उस हद तक नहीं आई। डैडी में एक तरह की मुलायमियत भी थी जो कभी कभी झलक जाती थी। जब मैं उनके रिक्लाइनर कुर्सी के पैर के पास बैठी रहती तो वे बड़े प्यार से मेरी गर्दन को सहलाते थे। जब मेरे पापा कुछ दिलचस्प बातें करते या हम बच्चों में से कोई भी अच्छी बात कर जाता तो वे मुस्कुरा उठते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता वे फिर से गरजने लगते। सभी के ऊपर चिल्लाना छोड़िए डैडी, मैं कहती, या दादी माँ से आप इतने खराब ढंग से बात क्यों करते हो। अक्सर मैं यह कहती, आप किस बात से इतना गुस्सा हो जाते हैं वैसे। इस सवाल का जवाब जटिल भी था और आसान भी। डैडी को जब स्वयं कोई जवाब नहीं मिलता तो वे चिड़चिड़े ढंग से कंधे उचकाकर वापस अखबार पढ़ने लग जाते। हालांकि घर वापस लौटकर आने पर मेरे माता पिता इस बात को समझाने की कोशिश करते रहते थे। डैडी दक्षिण कैरोलिना लो कंट्री से आए थे। वे तटीय नगर जॉर्ज टाउन के उमस भरे माहौल में पले बड़े थे, जहाँ बड़े बड़े खेतों में हजारों गुलाम कभी मजदूरी किया करते थे और धान और नील की खेती करके अपने मालिकों को अमीर बनाया
करते थे। मेरे दादा, जिनका जन्म 1912 में हुआ था, वे गुलामों के पोते थे। उनके पिता मिल में काम करते थे और 10 भाई बहनों में सबसे बड़े। वे बचपन से हाजिर जवाब और होशियार थे, इसलिए उनको प्रोफेसर बुलाया जाता था और उन्होंने बहुत जल्दी कॉलेज में पढ़ने के लिए सोच लिया था। लेकिन न केवल अश्वेत थे और गरीब परिवार से आते थे, बल्कि जब वे पढ़ने की उम्र में आए तो महामंदी का दौर आ गया था। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद डैडी लकड़ी के मिल में काम करने लग गए। इस बात को वे जानते थे कि जॉर्ज टाउन में रहने के कारण उन्हें अधिक मौके नहीं मिलेंगे। आखिरकार जब मिल बंद हुई तो अपने पीढ़ी के बहुत से अफ्रीकी अमीरियों की तरह उन्होंने भी मौका लिया, उत्तरी शिकागो में चले गए। वे उसका हिस्सा बने जो महाविस्थापन के नाम से जाना जाता है, जिसके दौरान 5 दशकों से नस्ली उत्पीड़न और उद्योग धंधों में काम करने की तलाश में दक्षिण में रहने वाले करीब 60 लाख अश्वेत उत्तर के महानगरों में आकर बस गए। अगर यह अमेरिकी स्वप्न कथा रही होती तो डैडी, जो 1930 के दशक के आरंभ में शिकागो आए, उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली होती और कॉलेज जाने का रास्ता खुल गया होता। लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती। कुछ इस बात के कारण सीमित अवसर थे क्योंकि शिकागो में कुछ बड़े कारखानों में मैनेजर अफ्रीकी अमेरिकी कारीगरों की जगह यूरोपीय लोगों को काम पे रखते थे। डैडी को जो काम मिला उन्होंने वह किया, बॉलिंग एली में पिन रखने से लेकर हैंडीमैन के रूप में। धीरे धीरे उन्होंने अपने सपने को छोटा कर लिया। कॉलेज जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया, बल्कि उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण हासिल कर ले। लेकिन जल्द ही यह विचार भी उनके दिमाग से निकालना पड़ा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर या बढ़ाई आदि का काम करना चाहते तो शिकागो में इसके लिए आपको यूनियन कार्ड लेना पड़ता, और अगर आप अश्वेत होते तो इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक थी कि आपको कार्ड न मिल पाए। इस विशेष तरह के भेदभाव ने कई पीढ़ियों के अफ्रीकी अमेरिकियों के भाग्य को पुनः निर्धारित कर दिया, जिनमें हमारे परिवार के भी कई पुरुष थे, जिनके कारण उनकी आय कम हो गई, अवसर कम हो गए और अंततः उनकी महत्वाकांक्षाएं कम हो गई। बढ़ाई के रूप में साउथ साइड को बड़ी निर्माण कंपनियों में काम करने की अनुमति नहीं थी, जहां नियमित रूप से दीर्घ अवधि की परियोजनाओं में काम मिलता था, अच्छा वेतन मिलता। इसका कारण यही था कि वहां के श्रम संगठन के वे सदस्य नहीं थे। मेरे मामा टेरी, जो रॉबी के पति थे, को इसी वजह से प्लम्बर का काम छोड़ना पड़ा, बल्कि वे पुलमैन कुली बन गए। एक अंकल पैट, जो मेरी माँ के रिश्तेदार थे, टैक्सी यूनियन के सदस्य नहीं बन पाए और इस कारण वे बिना लाइसेंस वाली गाड़ी चलाने लगे। वेस्ट साइड के कम सुरक्षित स्थानों में सवारियां उठाते, जहां सामान्य टैक्सी वाले नहीं जाना चाहते थे। वे सभी होशियार थे, स्वस्थ थे, लेकिन इनको स्थिर और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी में जाने से रोका गया, जिसके कारण वे घर खरीदने लायक नहीं हो पाए, न ही बच्चों को कॉलेज भेज पाए, न ही बुढ़ापे के लिए कुछ बचा पाए। मैं समझती हूँ कि इस बात से उनको कितनी तकलीफ होती होगी कि उनको अलग थलग कर दिया गया, उनको उस तरह की नौकरियों से रोका गया जिसके लिए वे बहुत अधिक योग्य थे। वे देखते थे कि श्वेत लोग काम के मामले में कूद कूद कर उनसे आगे निकल जाते। कई बार वे नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते जिनके बारे में उनको पता था कि वे उनके बॉस बनने वाले थे। उनको इन बातों से निराशा होती और इस वजह से इन सभी लोगों के अंदर एक हद तक गुस्सा और अविश्वास भर गया था। आप इस बात को कभी नहीं जान पाते थे कि दूसरा आपको किस तरह देखना चाहते थे। जहाँ तक डैडी की बात थी तो उनके लिए जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद ही नहीं थी। साउथ साइड में चर्च में उनकी मुलाकात मेरी दादी से हुई और आखिरकार उनको फेडरल सरकार वर्क्स प्रोग्राम योजना के तहत काम भी मिल गया। यह एक राहत भरा कार्यक्रम था जिसके तहत अकुशल लोगों को मंदी के दौरान सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए काम पर लिया गया था। के बाद अगले 30 साल तक उन्होंने पोस्टल सेवा के लिए काम किया, जहां से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें इतना पेंशन मिलता था कि वे सारा समय टीवी देखते हुए बुबू लोगों के ऊपर चीखते चिल्लाते रह सके। आखिरकार उनके 5 बच्चे हुए जो उतने ही स्मार्ट और अनुशासित थे जितने कि वे खुद थे। उनका दूसरा बच्चा नॉमेनी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डिग्री हासिल की। एंड्रयू और कॉल्टन ने क्रमशः ट्रेन कंडक्टर और इंजीनियर बने। फ्रांसिस्का कुछ समय तक विज्ञापन क्षेत्र में क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया और फिर ग्रेड स्कूल की अध्यापिका बनी। लेकिन फिर भी
डैडी अपने बच्चों की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि नहीं मान पा रहे थे, जैसा कि हम हर इतवार देखते थे। जब हम पार्कवे गार्डन में डिनर के लिए जाते तब मेरे दादाजी अपने टूटे हुए सपनों की कड़वाहट से भरे रहते थे। अगर डैडी से पूछे जाने वाले मेरे सवाल कठिन और जवाब देने लायक नहीं होते थे, लेकिन मैं जल्दी ही इस बात को समझ गई कि बहुत से सवाल इसी तरह के होते हैं। मेरे अपने जीवन में मैं भी ऐसे सवालों का सामना करती थी जिनके जवाब आसान नहीं होते थे। एक सवाल एक लड़की ने पूछा था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वह मेरी दूर की बहन थी जिसके साथ मैं अपनी एक दादी के बंगले के पिछवाड़े में खेल रही थी, जो बंगला हमारे घर से पश्चिम की तरफ बहुत दूर था, जहाँ मेरे माता पिता उन लोगों से मिलने गए। वो लड़की उसी समूह का हिस्सा थी। जब बड़े कॉफी पी रहे होते, रसोई में हंसते रहते, दूसरी तरफ मैं और क्रैक उन बड़े लोगों के साथ आए बच्चों के साथ खेलने में लग जाते। कई बार यह बड़ा अजीब लगता कि हम सब जबरदस्ती का एका दिखाते, लेकिन आमतौर पर यह कारगर साबित होता। क्रैक जल्दी ही बास्केटबॉल खेलने के लिए गायब हो जाता, जबकि मैं डबल डच कूदती या जो भी चल रहा होता उसका हिस्सा बनने की कोशिश करती। जब मैं करीब 10 साल की थी तो गर्मियों की एक दोपहर एक सीढ़ी के ऊपर बैठकर मैं अपनी उम्र की लड़कियों के साथ बातचीत कर रही थी। हम सभी ने चोटियां बनाई हुई थी, शॉर्ट्स पहन रखे थे और एक तरह से समय कट रहा था। हम किस बारे में बात कर रहे थे? किसी भी बारे में। स्कूल, हमारे बड़े भाइयों, चींटियों के झुंड और मैदान के बारे में। एक मौके पर एक लड़की जो मेरी दूर के रिश्ते में बहन थी, मुझे घूर कर देखा और कुछ ऐसा कहा जो मुझे बड़े तेजी से चुभ गया। तुम एक श्वेत लड़की की तरह बात कैसे कर सकती हो? सवाल सीधा था, जिसका मकसद अपमान करना या कम से कम चुनौती देना था, लेकिन यह सवाल आया बहुत ईमानदारी से था। इसमें एक गुत्थी थी जिसे हम दोनों में से कोई नहीं समझता था। हम दोनों वैसे तो रिश्तेदार थे, लेकिन हम दो अलग अलग दुनियाओं में रहते थे। मैं नहीं करती, मैंने इस बात से चौंकते हुए जवाब दिया। उसने न केवल यह बात पूछी थी, बल्कि दूसरी लड़कियां मुझे घूर नहीं रही थी, इस बात से भी वह हैरान थी। लेकिन मैं जानती थी वह क्या कहना चाहती थी। अगर मैं इस बात का खंडन करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकती थी। मैं अपने कुछ रिश्तेदारों से अलग तरीके से बात करती थी और क्रैक भी। हमारे माता पिता यह समझाते थे कि सही लहजे में बात करने का क्या महत्व था। अफ्रीकी अमेरिकी शब्दों को बीच में छोड़ देते थे, जबकि वे हर शब्द का पूरा उच्चारण करना सिखाते। उन्होंने हमें डिक्शनरी खरीद के दी और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का पूरा सेट भी, जो हमारे घर के सीढ़ियों के आले में रखा था। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में किताब का पूरा नाम लिखा हुआ था। जब भी हम किसी शब्द, विचार या इतिहास के किसी प्रसंग के बारे में कोई सवाल करते तो वे हमें उन किताबों की दिशा में भेज देते। जब हम डैडी के घर पे डिनर के लिए जाते तब वे भी हमारे उच्चारण को ठीक करते रहते और शब्दों के उच्चारण पर जोर दिया जाता। इसके पीछे ख्याल यह था कि हम अपने आप को पूरी तरह बदल ले और आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई थी, इसीलिए वे हमें उत्साहित करते। वे लोग हमें केवल इस उम्मीद से नहीं देखते कि हम स्मार्ट हो, बल्कि हम स्मार्ट दिखे भी, इसे गर्व की तरह धारण करें। इस तरह से हम लोगों ने यह सीखा कि किस तरह बोला जाए, लेकिन इसमें भी मुश्किल थी। श्वेत ढंग से बोलने को एक तरह से धोखा की तरह देखा जाता था, घमंडी माना जाता था। यह माना जाता था कि हम अपनी संस्कृति को नहीं मान रहे थे। सालों बाद जब मैं अपने पति से मिली और मैंने उनसे विवाह किया, जो कुछ लोगों के लिए सफेद रंगत वाले थे और कुछ के लिए अश्वेत, जो आईवी लीग शिक्षित अश्वेत हवाई नागरिकों की तरह बोलते, जिन्हें कैंसस में श्वेत मध्यम वर्गीय परिवार ने पाला हो, तब मैंने पाया कि राष्ट्रीय स्तर पर यह उलझन श्वेत और अश्वेत दोनों में एक समान की थी। किसी को एक तरह से नस्लीयता के अंतर रख देने के लिए, और जब यह आसानी से नहीं हो पाता तो उसकी हताशा। उस दिन सीढ़ियों पर बैठी मेरी दूसरी रिश्तेदार की बहन ने अनजाने में जो सवाल पूछा था, अमेरिका ने बराक ओबामा से वही सवाल किया, क्या आप वही है जो आप दिखते हैं? हम आपके ऊपर क्यों विश्वास करें?
या न करे। उस दिन मैंने बाकी का समय अपनी उस बहन से कम बात करते हुए बिताया जो दुर्भावनाओं से भरी थी, लेकिन मैं यह भी चाहती थी कि मुझे वास्तविक रूप में समझे, यह नहीं कि मैं किसी तरह का फायदा उठाना चाहती हूँ। यह जान पाना मुश्किल था कि क्या किया जाए। इस बीच मैं पास की रसोई में बड़ों की बातचीत सुनती रही। मेरे माता पिता की हंसी की आवाज बाहर अहाते में आ रही थी। मैं अपने भाई को सड़क की दूसरी तरफ पसीना बहाते हुए खेलते देख रही थी। सब कुछ सहज लग रहा था, सिवाय मेरे। उस पल की असहजता को मैं देखूं तो मैं यह समझ पा रही थी कि यह अधिक सार्वभौमिक चुनौती है कि आप कौन हैं, आप कहां से आए और आप कहां जाना चाहते हैं। मैं इस बात को भी समझती हूँ कि अपनी आवाज को पाने से मैं अभी बहुत दूर हूँ,